जो मैंने स्टार्ट में कहा था 12। चलो अच्छा, अब हमने जो स्टार्ट करना है दैट इज एटम। सही है, एटम स्टार्ट कर लेते हैं और चलो हाँ चलिए। ये मैं दूसरे वालों को करवा रहा था, तुम लोगों के लिए मैंने यहाँ बनाया था एक, ये आया। हाँ वैसे हालात बाहर के क्या हैं, तो शोर शराबा तो नहीं हो रहा, फटे छटे। आ जाओ आ जाओ, तुम कह रहे थे मैं आ रहा हूँ। अच्छा बाहर करना दिया किधर, दोनों उधर ही जलसा कर रहे हैं, एक उधर एक इधर है, तो मॉडल टाउन से आ जाना था। सर मैं बस इधर फंस गया था, वहाँ पे ना इधर जा सकता था, मैं वो सही चल रही है मेट्रो, मेट्रो सही चल रही है। चलो बहरहाल दूसरा जो हमने काम करना था, तुम्हारा भी मैं यहाँ फाइल खोलूँ, नहीं ये तुम्हारा नहीं है, इसको मैं ज़रा बंद करूँ और इसको हम करते हैं क्लोज विंडो। और यहाँ जो है हम एक नई विंडो खोल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हम डाल देते हैं ऐड फोल्डर। ये है हमारा डेवलपमेंट टीचिंग जेंगो और सातवां, सही है। अच्छा इसके अंदर मैंने कोई नई चीज़ सुन नहीं डाली। चलो ये आ गया हमारा पाइथन का, इसके अंदर मैं ना आज एक फाइल बना देता हूँ, सही है। स्कोप के नाम से बना लें या ऊप के नाम से बना लेते हैं, सही है। ऊप अंडरस्टैंडिंग के नाम से बना देते हैं, हम कह देते हैं जी ऊप अंडरस्टैंडिंग डॉट फाइल। अच्छा नीचे हम इसको भी खोल लेते हैं, हमारा एक काम, सही है। और इसको हम छोटा कर देते हैं, आज एक ही फाइल पर हमें खेलना है, हम बार बार छेड़ेंगे नहीं। यहाँ हम देख सकते हैं क्या है हमारा CD और पाइथन, और यहाँ हम इन्वायरमेंट भी बदल लेते हैं। वो क्या था हमारा इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट था जनाब ठीक है। अच्छा यहाँ हमारा आ गया, हम पाइथन के अंदर आ गए, और इधर हमने जो चलानी है फाइल वो कौन सी है, दैट इज है ना, वो हम कर लेते हैं। हम कहते हैं कि पाइथन और ये थी फाइल, अभी कोई रिजल्ट आउटपुट में नहीं आया क्योंकि हमने कुछ दिया नहीं। अच्छा अब हम इसमें काम करते हैं, हमने जो डिस्कशन आज स्टार्ट की, ये करीब करीब आए थे, दूर दूर बैठे हो, इधर आ जाओ, इतने दूर दूर बैठे हो तो करीब करीब शिफ्ट हो जाओ। चलो ये मैंने क्यों अभी खोला है, बेसिकली हम अभी स्टार्ट करेंगे स्कूप से, सही है। मैं टाइम टाइप करने का टाइम बचा लूँ, हाँ मैं साथ साथ बताता जाता हूँ और साथ साथ हम काम करते जाते हैं, सही है।
ये हमारा है बेसिकली स्कोप। स्कोप क्या है? स्कोप देखें, हम जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो किसी हद तक वो वेरिएबल विजिबल होगा, सही है। वो हम देखते हैं किस किस जगह वो वेरिएबल एक्सेसिबल होगा। इसकी वजह क्यों है? क्योंकि जब हम वहाँ जेंगो में काम कर रहे होंगे तो वहाँ हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। जब हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे तो ऐसे भी हो सकता है कि हम कभी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बना रहे हैं, कभी फंक्शन से बाहर बना रहे हैं। उसकी रीज़न क्या होगी कि हमें पता होना चाहिए कि भाई ये क्या फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल एक्सेस होगा कि नहीं होगा, सही है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ करनी पड़ती हैं। हमने कहा जी एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स, जिसको हमने वैल्यू दे दी 25। फिर हमने एक बनाया फंक्शन, डिफाइन किया, उसका नाम मैंने ऐसे ही माई फंक्शन के नाम से रख दिया। इसको मैंने कहा जी इसकी वैल्यू क्या है, इसके अंदर एक्स की वैल्यू हमने दी 50, सही है। रिटर्न हमने किया एक्स, हाँ, इसको मैं भी ऐसे कर दूँ। और अभी क्या वैल्यू आनी चाहिए? 50 आएगी। फिर 25, क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया, अभी तक हमने फंक्शन कॉल नहीं की, सही है। चला आगे देख लेते हैं। इसलिए मैंने नीचे जो है ना ये खोल के रखा हुआ है ताकि हम इसको चला के देख सकें। चलाएं, सेव नहीं किया मैंने। 25 आ गया। अभी तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। चलो हम अब क्या आना चाहिए? दो दफ़ा चलेगा, एक ऊपर भी है फिर नीचे भी है। यहाँ 25 आएगा, हमने देख लिया। यहाँ 50 आएगा। चलो देख लेते हैं। अभी भी सिर्फ 25 ही आया, क्यों? एक्स को कॉल नहीं किया हमने, अंदर एक्स को कॉल नहीं किया फंक्शन के अंदर। हमने क्या हुआ है यहाँ क्यों नहीं आया? यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ हम x को प्रिंट कर रहे हैं। ये हमने सिर्फ वैल्यू दी है, सही है। दिस इज जस्ट अ वैल्यू। असल में ये क्या कर रहे हैं? इट इज़ रिटर्निंग अ वैल्यू। रिटर्न कर रहे हैं ना, ये देखें x की वैल्यू रिटर्न हो रही है। अगर x की वैल्यू रिटर्न हो रही है तो मुझे कोई वेरिएबल बनाना चाहिए यहाँ, सही है। मैं कहता हूँ जी a इक्वल टू माई फंक्शन, सही है। फिर यहाँ मैं क्या कहता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ ए, अब क्या आना चाहिए यहाँ? हाँ, सही। वो इसलिए नहीं आया। आमतौर पर ये मसले आते रहते हैं और ये वो वाले एरर्स हैं जो आपको ढूंढने बहुत मुश्किल होंगे, सही है। क्योंकि जब आप वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो उसको लाजमी किसी को साइन करो। जब आप किसी को साइन नहीं करोगे तो वो वैल्यू आपने सिर्फ बताया कि वो उसने सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, उसने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया, मगर वो वैल्यू किधर गई उसको नहीं पता, सही है। अब अगर मैं इसको करता हूँ कमेंट, सही है, और मैं इसको करता हूँ अनकमेंट, अब क्या चलेगा? 50, क्यों? अभी भी 25 है। इसमें भी वेरिएबल नहीं है इसलिए। हाँ, इसमें भी वेरिएबल नहीं है, इसमें भी असाइनमेंट नहीं हुई। ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दिस इज रिटर्निंग अ वैल्यू। ये सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसने क्या किया? एग्जीक्यूट किया, एक्स को 50 किया, इसके अंदर से वैल्यू फेंक दी वापस, 50 वापस फेंक दिया, मगर यहाँ मैंने किसी को साइन नहीं किया हुआ। तो इस टाइम पे इसके बाद x की वैल्यू अभी भी 25 ही है। इट इज़ नॉट चेंज, ओवरराइड नहीं कर रहा अभी ये वैल्यू। इट इज़ नॉट ओवरराइडिंग द वैल्यू। ये फंक्शन को वापस ही विद इन द फंक्शन इसकी जो आप रिटर्न का ऑप्शन कह रहे हैं, हाँ, अब ये देखें, फंक्शन ही इसकी वैल्यू हाँ बदल रहा है। हाँ, वो इसकी इंटरनल वैल्यू को ले रहा है, ठीक है, और एक्सटर्नल, और ये एक्सटर्नल है। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को ओवरराइड हो जाए
यानी ये वैल्यू इसको ओवरराइड कर दे, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? Again, variable. कोई वेरिएबल बनाऊंगा, क्योंकि मैंने अंदर फंक्शन के अंदर से जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो लेनी है। अब अगर मैं ये चलाता हूँ और यहाँ ए रखता हूँ, फिर ये वैल्यू सही आएगी। अब ये क्या आएगी? अब इसने आना है 50। ठीक। और ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये उसमें पता भी नहीं लगेगा कि एरर क्यों आ रही है, मेरा वैल्यू आ क्यों नहीं रही है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ज़रा है इसको सीखना आसान, मगर थोड़ी सी डीबगिंग मुश्किल है। नहीं है? अभी समझ आ गई किस तरह से चल रही है? दिस इज अ पार्ट ऑफ स्कूप, ये स्कूप का पार्ट है। और इसकी utilization क्या है? बहुत है। आगे हम जब जेंगो पे काम करना स्टार्ट करेंगे ना, हम आम तौर पे क्या किया करेंगे, ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया, फंक्शन के ऊपर अंदर आके उसकी वैल्यू चेंज की, नीचे जाके कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म की, फिर वैल्यूज चेंज करते रहे। सही है? दिस इज इनिशियलाइजेशन। आप कह सकते हैं डिक्लेरेशन भी है ये। इसने ये बताया कि भाई एक्स की जो वैल्यू है वो इंटीजर की तरह की है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 25 है। सर जो ऊपर बताया सर, इसको हम कह सकते हैं कि एक ग्लोबल वेरिएबल है, और जो नीचे हाँ, एग्जैक्टली, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, ये ग्लोबल वेरिएबल ही है। सही है? एंड दिस आर द लोकल वेरिएबल ऑफ फंक्शन। सही है? इसको मैं भी हटा देता हूँ, वहाँ से मैं सारे का सारा कोड वैसे डाल दूंगा, बल्कि इसको रहने देते, रहने दूँ, ऐसे कर देते। सही है? और चीज़ इसमें हमने आज एक स्कूप देखेंगे, फिर ऊप के ऊपर भी जाएंगे। सही है? अच्छा, ये एक चीज़ होगी, ये हमने ऊपर वाला काम किया। लोकल्स, अच्छा लैम्डा भी आप लगा सकते हो। लैम्डा मगर अभी के लिहाज से जल्दी है। लास्ट टाइम हमने एक देखा था, कौन से वाला देखा था हमने एग्जांपल? लेस कॉम्प्रिहेंशन में, जब हमने वैल्यू बिल्कुल ही चेंज, एक फंक्शन को हमने पूरा कन्वर्ट कर दिया था, है ना? वो लोकल वेरिएबल ही है, दैट एक्ट्स एज अ लोकल वेरिएबल। सही है? लैम्डा में जहाँ भी डिक्लेयर करूँगा उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो सिर्फ उस लिमिट के लिए है बस। फिर ये बड़ी मजे की चीज़ है, दिस इज वेरी गुड थिंग। ये क्या है बेसिकली? एनक्लोजर फंक्शंस, लोकल्स क्या है ये? मैंने एक वेरिएबल बनाया, सही है? ये प्रैक्टिकल हम इस तरह से काम कर रहे होते हैं। मैंने वेरिएबल बनाया, सही है? मैंने एक फंक्शन लिखा, सही है? उस फंक्शन में जाके वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी, सही है ना? इसको ओवरराइड कर दिया ना, इसको ओवरराइड कर दिया। अगर इसके अंदर एक और फंक्शन है तो इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी? क्या ये वैल्यू आएगी या ये वैल्यू आएगी या ये वैल्यू? जो फंक्शन के अंदर एग्जैक्टली। क्यों? हेरारिकल चलता है ये सबसे पहले ये देखेगा क्या इसके अगेंस्ट यहाँ कोई वैल्यू डिक्लेयर हुई है। अगर इसके अगेंस्ट कोई वैल्यू यहाँ डिक्लेयर है तो ये उसको ले लेगा। अगर इधर कोई वैल्यू नहीं डिक्लेयर हुई तो ये लेगा इसको। सही है? मगर इट रिक्वायर्स अ कॉल। अगर मैंने ये कॉल नहीं दी तो ये नहीं चलेगा। देखना अभी ये क्या करेगा अब। सही है? क्यों? मैंने ये कॉल ही नहीं किया। मैंने वेरिएबल, जैसे अपनी पिछली एग्जांपल देखी है, वेरिएबल पड़ा हुआ है, उसके लिए लोकल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही है? हाँ, जब मैं इसको कॉल करता हूँ, जो मैंने कॉल किया क्या, ग्रीड का फंक्शन, उसने वेरिएबल को ओवरराइड किया। इसके बाद फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, इसने क्या करना है, प्रिंट ये वाला। Hello, जी। अब क्या लिखा हुआ आएगा, कौन बताएगा? Hello, जी। और दो चीज़ें आएंगी, This is a global thing क्या है?
पहले क्यों? क्योंकि फंक्शन पहले ये ग्रीट का कॉल हुआ है, ये चला, इसने ओवरराइड किया, फिर इसने ये डिक्लेयर किया जिसके अंदर लिखा हुआ प्रिंट, यहाँ से ये कॉल हुआ, जब ये कॉल हुआ तो ये लिखा हुआ आ गया हेलो जानदेव। उसके बाद उसने देखा जो ग्लोबल लेवल पे जो वेरिएबल है वो है ये, तो उसने ये प्रिंट कर दिया। सही, फ्लो समझ आ रहा है? सर अगर ये हेलो वाला फंक्शन जब हम बाद में कॉल करते प्रिंट के, तो पहले वो जो प्रिंट नेम हो रहा था पहले वो कॉल होता था, उसके बाद हेलो फंक्शन कॉल होना था। कौन से वाला फंक्शन? वो हेलो का जो फंक्शन है, अगर हम वो बाद में कॉल करते प्रिंट के बाद। किधर बाद? तो प्रिंट के बाद ही कॉल किया हुआ। नहीं, अगर हेलो वाला फंक्शन यहाँ से रिमूव करके प्रिंट के बाद हम लिखते हैं। इसके बाद? हाँ जी। इस वाले प्रिंट के बाद? हाँ जी। तो पहले वो ग्लोबल दिस इज अ ग्लोबल नेम आया था, उसके बाद ये लिखा हुआ आया। हाँ जी, मैं पूछ रहा हाँ, उसके बाद लिखा हुआ आ जाएगा। इसके नीचे का लो, ये लो। सही, ये इस तरह के काफ़ी सवाल आते हैं। वैसे मज़े की बात ये है, आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, वो छोटे छोटे आपको कोड भी दे देते हैं कि भाई इस कोड का आउटपुट क्या होगा, इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। वो इसी तरह का होगा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना भाई, किसने क्या देखा किसी को थोड़ी पता है, क्यों भाई? अच्छा, ये आ गया हमारा इनक्लोजिंग फंक्शन, सही है। अच्छा, और इसमें कुछ करने वाली बात है? ये मजे की एग्जांपल है। ये आई हमारे पास एग्जांपल एक और, हमने x को किया 50, सही है। फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू जा रही है, x की वैल्यू इसके अंदर आई तो क्या आ गया, प्रिंट किया इसने x इज 50, ऐसे ही आएगा x इज 50, फिर x को हमने 1000 से रिप्लेस कर दिया, यहाँ क्या आएगा, लोकल x चेंज टू 1000, और यहाँ क्या लिखा हुआ आएगा, x। ये सारे वो सवाल हैं जो इंटरव्यूज में आते हैं। अब मज़े की बात बताऊँ, हमारे हमारे अभी कुछ अर्सा पहले मेरे स्टूडेंट्स गए थे इंटरव्यू, वो उसके लिए टेस्ट के लिए पाइथन जेंगो का टेस्ट था वो, तो उसमें उनको इस तरह के सवाल बहुत आए थे, तो कुछ को याद रहा था तो वो मैंने उठा के डाल दिया। इसमें सर 2 टाइम 50 आएगा। 2 टाइम 50 कैसे आएगा, क्या आएगा, पूरा स्टेटमेंट बताओ ना। क्योंकि x को भी वही वैल्यू दी है ना फंक्शन को, जो x की वैल्यू है, तो क्या है, वो वही प्रिंट करेगा जो ऊपर दी हुई है। यानी फर्स्ट टाइम आया x इज 50, 50 yes। सही है। अच्छा, इसको हम कहते हैं ड्राई रन। ड्राई रन क्या होता है कि आप अपने दिमाग में देख रहे होते हैं कि किस तरह से चलेगा, क्योंकि यहाँ से कॉल हुआ है x, yes। सही है, x के अंदर वैल्यू गई 50, 50 सही है, तो यहाँ आया 50। yes sir। अब यहाँ क्या आया, प्रिंट x इज इक्वल टू 50 50, x इज 50, फिर आया x इज इक्वल टू 1000, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लोकल x चेंज टू 1000, फिर यहाँ प्रिंट है x, ये x क्या आएगा, क्या ये 1000 आएगा या 50 आएगा? 50 आएगा सर, 50 आएगा सर, 50 क्योंकि आएगा। ये लोकल क्यों? ग्लोबल है, क्यों? क्योंकि सर ये ग्लोबल वेरिएबल है ना, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर होता तब ये x की वैल्यू 100,000 आती सर। ये देखिए, क्योंकि x की इस टाइम पे वैल्यू है 50, ये ऊपर भी हम यही करते हैं, x की वैल्यू है 50, यहाँ x की वैल्यू हमने पास की 50, तो फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 50, फिर यहाँ हमने ओवरराइड कर दिया, 1000 में ले गए, फिर लिखा हुआ है लोकल x चेंज टू 1000, यहाँ फिर आया प्रिंट x, तो अब
एक्स की वैल्यू असल में क्या है 50। ये इस तरह से चला, देखिए अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर दूं फिर क्या आएगा? हाँ, कैसे सर? यानी मैं प्रिंट फंक्शन नीचे ले आऊँ, फंक्शन के अंदर चले जाएंगे तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा 50 है, फिर 50 है। सेम होगा क्योंकि सर फंक्शन तो एक मतलब जिसको जहाँ पे कॉल करेंगे वही आंसर देगा फंक्शन। फंक्शन को जहाँ भी कॉल करें ऊपर नीचे हो जाएगा। यस पहले लिखा हुआ आएगा 50, फिर एक्स इज 50, ठीक ठीक फिर एक्स इज 50, हाँ ठीक है। सही है, फिर आ जाएगा लोकल एक्स चेंज टू 10,000, सही है, ऐसे चलेगा ना। इतने ज़्यादा कंफ्यूज, इतने सिंपल सी चीज़ों में इतने कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ दैट बिकॉज़ उसमें स्टेटमेंट जो लिखी हुई है दैट इज समथिंग उसमें इतनी आर्बिट्रेरी है ये। ये इसीलिए ये स्कोप बताता है किस तरह से स्कोप चल रहा है। फर्ज करो अगर मैंने ग्लोबल वेरिएबल बदलना है, ये ग्लोबल वेरिएबल है ना ये वाला, मैं कहता नहीं मैं इस वैल्यू को ओवरराइड करना चाह रहा हूँ, आई वांट टू, दो दिस इज नॉट रेकमेंडेड, रेकमेंड नहीं किया जाता ये यूज़ करना, मगर फिर भी पता तो होना चाहिए। हाँ, और ये वैसे PHP में भी होता है इसी तरह का, ग्लोबल वेरिएबल उधर भी है। एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, एक होते हैं लोकल वेरिएबल्स, सही है। अगर आप चाहें, अच्छा फिर होते हैं फंक्शन लेवल वेरिएबल्स, सही है। तो ये फंक्शन लेवल वेरिएबल्स भी हम देख रहे हैं, वो फंक्शन लेवल क्या है, ये वाला जो फंक्शन लेवल वेरिएबल था, सही है। अच्छा अब हमने करना है, हम कहते हैं जी एक्स की वैल्यू है 50, वही ऊपर वाली हमारी एग्जाम्पल, हमने कहा एक्स 50 है, मगर ग्लोबल वैल्यू में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो देयर इज अ कीवर्ड ग्लोबल। मैं कहता हूँ ग्लोबल एक्स की जो वैल्यू है वो एक्सेस करो और उसको चेंज कर दो 10,000 से। अब क्या लिखा हुआ आएगा, बिफोर क्या आएगा 50 50, और फंक्शन के बाद क्या आएगा 10,000। 10,000। तो इसने असल को ओवरराइड कर दिया, सही। ये ध्यान रखना कि वहाँ की ग्लोबल तो नहीं लिखा हुआ, अगर ग्लोबल लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि वो ग्लोबल को ओवरराइड कर रहा है। अच्छा एक और सवाल, अगर मैंने ऐसे किया हो, अब क्या आएगा, वही आएगा सर क्योंकि उसकी एक्स की जगह पे रिप्लेस कर रहा है ना, आंसर वही आएगा सर। 50 की जगह चेंज हो जाए, 50 की नहीं होगा सर, सर कोई 10,000 चेंज नहीं नहीं आएगा। होगी। सेम वैल्यू है, कोई Yes. फर्क नहीं, दिस क्यों, दिस इज अ लोकल वेरिएबल नाउ, क्या आएगा, चलो तो लगा के देखते हैं ये क्यों है। एक्स की 3 वैल्यू लिखी है इसकी। जब हम वो ग्लोबल कहते हैं यूज, हाँ पढ़ो, वो लिखा हुआ है, वो कह रहा है जी इसमें ये मसला है, लाइन ये ग्लोबल के ऊपर एरर दिया है उसने, क्यों, वो कह रहे हैं ये लोकल वेरिएबल ये है, तो ग्लोबल को आप रेफर क्यों कर रहे हैं, फिर आपको लोकल को रेफर करना चाहिए। हाँ, तो जब आप लोकल वेरिएबल उसी नाम से कर रहे हैं डिक्लेयर, तो फिर ग्लोबल को आप चेंज नहीं कर सकते, समझिए। अगर आप ग्लोबल को चेंज करना चाह रहे हैं तो ये आपकी स्टेटमेंट आनी नहीं चाहिए, अब ये सही हो जाएगा। ये देखना अब ये लिखा हुआ है ना, नेम एक्स इज असाइंड टू बिफोर ग्लोबल डिक्लेरेशन, सही है। यानी अगर आप, वो ये कह रहे हैं कि आपने लोकल वेरिएबल उसी नाम का बना दिया जिसका ग्लोबल आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है। अभी जब हमने इसको चलाया
सही हो गया। ये लो इस तरह के सवाल जो कर रहे हैं ना हम, ये इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। रीज़न क्या होते हैं, इस तरह के सवाल आपके इंटरव्यूज़ में आ जाते हैं। ख़ास तौर पे जो अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं ना, उनका रिटर्न इंटरव्यू होता है। इट कैन बी कंप्यूटराइज्ड या इट कैन बी अ रिटर्न। सही है, तो वो आपको इस तरह के ड्राई रन्स बहुत आएंगे उसमें। सर हाँ, सर ये जो 2x की वैल्यूज हैं, अगर हम यहाँ पे लोकल x चेंज करें फिर क्या है? इधर यहाँ पे जहाँ पे x को 1000 लिखा और x को 10,000 लिखा, और ग्लोबल x की जगह लोकल x करते हैं वहाँ पे, किसकी वैल्यू चेंज लोकल होगी? एस क्या करना है? क्योंकि सर आपने कहा ना कि लोकल x की करेंगे तो वहाँ से वैल्यू चेंज होगी। और लोकल एक्स के लिए लोकल लिखना थोड़ी होता है, वो तो एक्स की वैल्यू वैसे ही आ रही है। सर जो लास्ट टाइम हमने किया था और इसमें और उसमें कोई खास फर्क नहीं है। जब हमने ग्लोबल कर लिया इसको तो तब भी फंक्शन कॉल करके एक्सचेंज हुआ x की वैल्यू, और लास्ट किसकी? टाइम ये वाला कह रही तो है, इससे पहले हमने किया ये था, है ना उससे अभी पहले हमने वाला। ग्लोबल वेरिएबल चेंज किया ना, हाँ। लास्ट टाइम हमने फंक्शन कॉल किया था, हम्म। अभी भी हमने फंक्शन कॉल किया तो उसकी न्यू वैल्यू आई है। तो दोनों में कोई खास फर्क तो नहीं है? अगर है बहुत बड़ा फ़र्क। बहुत बड़ा फ़र्क क्या है? बड़ा फ़र्क ये है, यहाँ जब मैंने इसको डिक्लेयर किया तो ये लोकल वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर हुआ। सही है, लोकल वेरिएबल का मतलब ये है कि इसका स्कोप, इसकी हदूद जिधर ख़त्म होती है इसका स्कोप ख़त्म हो जाता है, इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। सही है, ये ख़त्म हो जाएगा, इसके बाहर नहीं आएगा अनटिल अनलेस मैं रिटर्न नहीं करवा रहा वैल्यू। सही है, ये बाहर नहीं आएगा। ग्लोबल ये है कि ग्लोबल मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है हाई लेवल पे। सही है, और मैं मेथड के अंदर कह रहा हूँ कि मुझे ये वाला जो भी मैं डिक्लेयर नहीं करना चाह रहा, मुझे वो वाला दो जो ऊपर है। सही है, तो मैंने उसको क्या किया है, ग्लोबल उठा लिया, फिर उसकी वैल्यू जाके मैंने चेंज कर दी। अब क्या हुआ, उसने असल जो वैल्यू थी जो पहले 50 हुई थी उसको असल को ओवरराइड करके 10 लाख कर दिए, 10,000 कर दिए। सही है, तो अब अगर मैं कहीं भी रेफर करता हूँ तो वो 10,000 ही देगा। सही है, पहले की सिनेरियो में ऐसे नहीं था। पहले सिनेरियो में क्या था, असल वैल्यू 50 ही है, मगर एक फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया उसमें मैंने x एक नया डिक्लेयर कर दिया। मैंने ये x जो है ना वो 1000 है, इस फंक्शन के लिए इसको 1000 कर दो, मैंने 1000 कर दिया। सही है, उसके बाद मैंने उसके अंदर ही इस्तेमाल करता रहा, मुझे 1000 मिलता रहेगा। सही है, जब मैं उससे बाहर आऊँगा वो रिवर्ट बैक कर देगा 50 के ऊपर। ये वाला वो सिनेरियो है। सही है, इस केस में क्या है, इसने परमानेंट इसको ओवरराइड कर दिया। सही है, अब मैं इसके बाद कहीं भी रेफर करूंगा ना, कहीं से भी उठाऊंगा तो ये मुझे 1000 देगा, 10,000 जो लिखा हुआ है। सही है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आइए समझ नहीं आई? अच्छा, और भाई किसी का कोई सवाल? अरे गूंग बने हैं। हाँ, ये हमने कर लिया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये इतना समझ आ गया ना? हाँ, बेसिकली एक्सेस किधर किधर तक आप कर सकते हैं वेरिएबल्स। सही है, हाँ, अगर अभी समझ इतना नहीं आया, थोड़ी सी कमी पेशी है, तो जब हम प्रैक्टिकली उस पर जाएंगे ना, जेंगो के ऊपर, हाँ, वहाँ आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सही है, क्योंकि वहाँ हम जब एक्सेस कर रहे होंगे या चीज़ें नहीं बना रहे होंगे तो हम इसी तरह से एक्सेस करेंगे। सही है, हम फर्स्ट करो एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं फॉर इंटरनल यूज़। सही है, हम अली के नाम से कोई वेरिएबल बना देते हैं। सही है, अब जब अली एक स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर काम कर रहा है तो अली की फंक्शनैलिटी चेंज हो सकती है। ये ऐसे ही है कि जैसे अली ऑफिस आया तो वह एज ऑफिस वर्कर है, अली घर गया तो एज बच्चा है। सही है, अली जब बच्चों को पढ़ा रहा है तो एज टीचर है। सही है, तो वो इधर भी हम कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट। सही है,
अच्छा, अब आते हैं हमारे ऊप के कॉन्सेप्ट्स, और ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, मैं इसको पता है क्या करता हूँ, एक काम मैं ये करता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इनको मैं एक दफ़े कॉपी कर लेता हूँ। वजह पता क्या है, क्योंकि मैंने अभी असल में डेफिनेशंस के ऊपर पहले काम करना, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स पे आना है। हम कहते हैं जी डेफिनेशंस के ऊपर पहले हम काम करते हैं। अच्छा, ऊप में होता क्या क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए भाई ऊप में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाँ भी कौन बताएगा, चीता हमारा। क्लासेस होती हैं और हाँ चलो हम बना लेते हैं यहाँ, हम कहते हैं जी क्लासेस होती हैं, क्लास होती है, बल्कि क्लास सही है, ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस वैल्यू होती है एंड इंस्टेंस होता है। और पहले तो आउटलाइन बनाए ना, तो भाई ऊप में होता क्या क्या, इतना तो पता होना चाहिए, उसके बाद कुछ आगे करते हैं ना। और इसके अलावा क्या क्या होता है, इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस, और पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, स्पेलिंग सही जो भी है। हाँ भाई, कौन है चीता हमारा स्पेलिंग का, आई के भी नहीं मॉनिटर में आई वाई होता है, ये तो मुझे वाई पता आएगा। है, आई होता है। चलो लेकिन सर उसमें ठीक है, PHIS लास्ट में। हाँ अच्छा, और इसके अलावा भाई इतना ही होता है। हाँ, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, कॉन्स्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ पहले हम थ्योरी देखेंगे, सही है, फिर इसके अगेंस्ट हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, सही है, ताकि हम पहले टाइम लाइन तो कर लेना क्या होता क्या क्या, फिर क्या होता है और क्या होता है। हाँ क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ She was asking for that. अच्छा, आगे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए चार पिलर कौन से होते हैं, उसको हम कहते हैं पिलर्स ऑफ ऊप। ऊप पिलर्स, सही है। हाँ दाद यही आएगा। जो भी है, पिलर्स, सही है। क्या क्या होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और नहीं वो नहीं है, इसीलिए मैं नीचे कर दिया। बताओ यार, चार पिलर है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, और और फाइल हैंडलिंग, इसका कोई लेना देना ऊप के कॉन्सेप्ट से नहीं है। फाइल हैंडलिंग इज अ वे ऑफ वर्किंग विद द फाइल्स, इट इज नो, इट हैज नो रिलेशनशिप विद ऊप। दाओ एक रह गया, एब्स्ट्रैक्शन, वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्शन। ये चार बेस पिलर्स हैं जिसके ऊपर ऊप चल रही है, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर हो गए, डिस्ट्रक्टर हो गए, और हाँ इतने होता है, इतने तो नहीं होते यार, अच्छे बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके। और
मैं ही लिख रहा हूँ, मुझे बता भी नहीं रहा। ये कॉन्सेप्ट्स लाजमी आने चाहिए। अभी तो पता ही नहीं है, तो आएंगे कहाँ से? और कुछ कुछ दिमाग में किसी की घंटी बज रही है। हाँ, कौन है कंप्यूटर साइंस का? कौन कौन है? वो पढ़ लिए? सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेगा, कोई याद नहीं आ रही। मुझे ये पढ़े हुए ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। ऑलमोस्ट नहीं, बाकी 20 साल हो गए। एग्जैक्ट 20 ईयर्स। नॉलेज होता था नहीं। मुझे एग्जैक्ट 20 साल हो गए। अभी मुझे बच्चे आके कहते हैं सर हमें वो बड़ी अच्छी आती है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी आती है। कहते हैं हाँ। टीचर्स के पाँव कांपते हैं इससे। आगे यार ये थोड़ा सा बता ही दो भाई, सामने खोल के बता दो, कोई चीज़ रह जाए तो। मैंने किसी को रोका नहीं, नेट ना ऑन करें। अभिषेक बोल लो, नेट नहीं कनेक्ट हुआ तुम्हारा भी? हाँ पासवर्ड ही चेंज करते रहते हैं। नहीं, अभी वही है, वही है। वही है पासवर्ड, कुछ चेंज नहीं हुआ। सिर्फ पासवर्ड क्या नेक्स्ट स्किल एट 1112। एस की जगह डॉलर साइन है, एन कैप्स में है, एस की जगह डॉलर साइन है। यही है ना? हाँ मुझे तो जरा काम कनेक्ट करके यार, और कोई चीज़ याद नहीं आ रही? शायद मैं देखता हूँ, तुम लोगों ने नहीं बताना तो मुझे देखना पड़ेगा। आई थिंक सो मैंने यहाँ डाले हैं, अभी देख लेते हैं। कुछ रह गई हो तो मैं देख लेता हूँ। स्पेशल है कंस्ट्रक्टर, हाँ मेथड्स, फंक्शंस। अब आ जाएंगे क्या? मेथड्स, फंक्शंस, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स हैं, और कुछ रहेंगे। गेटर सेटर, यह आ जाएगा गेटर सेटर, गेटर सेटर और एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बल्कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और भी रहेगी चीज़, ठीक है चला गया। ये डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अलावा इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। अच्छा हाँ यस, ये बड़े मज़े की चीज़ है। और रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स कौन कौन से होते हैं? लिखने लगा हूँ मैं यहाँ। नहीं नहीं, यहाँ उसको वो दूसरे वाले रिलेशन, ये वाला दूसरा है। इसमें होती है एसोसिएशन, composition and aggregation।
और किसी को याद आ रहा हो? हाँ बता दो। ये तो ऑडिशन इंटेलिजेंस में भी नहीं करा, बस एक कराए थे इनमें से 4 पिलर्स कराए हैं, ये जो आपने बताया। चलिए अब मैं आपसे सवाल करूँगा। सर बस सर सेकंड हमने भी आई थिंक सेकंड में ही किया था, और ये कब किया था, कितने साल में? सर 2018 18। मैंने 2002 में किया था। और सर ये गेट सेक्टर वगैरह तो आज ही हम सुन रहे हैं, ये तो पहले से तो हमें बताया ही नहीं। मैंने क्या किया, टीचर्स की भी टांगें कांपती हैं। मैंने कहा था ना, मैंने स्टेटमेंट पहले दी थी। ये जो भी मैंने लिखे हैं ना, इनके अंदर से लाजमी सवाल आएंगे। ये हो नहीं सकता इसके अंदर से सवाल ना। चलो हम भी देखें क्या है, किस बला का नाम है। सही है। अच्छा क्लास क्या होती है? चलो भी कोई बता दे, नो इशू। व्हाट इज द क्लास? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। हाँ, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ओके सही है, आगे। सर एक ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सिर्फ अब एट्रीब्यूट्स नहीं होते, वो बात नहीं, गलत ही हो जाएगा। वैसे गलत गलत होता है, गलत नहीं होता। आमतौर पर लोग गलत भी गलत बोलते हैं, गलत भी गलत बोलते हैं। हाँ क्या होता है क्लास? सही है, दोनों की बात सही है, मगर बहुत प्रिसाइज नहीं है। इट इज़ नॉट एक्यूरेट। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ही होती है, मगर और इससे ज़्यादा एक और चीज़ याद आ गई। देखो क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। अगर किसी तुम लोगों को कहा जाए ये एक इंसान है, तो तुम्हारी ज़हन में क्या आएगी? व्हाट विल बी द फर्स्ट इमेज तुम्हारे दिमाग में जो आएगी? इसकी 2 आँखें होंगी, एक नाक होगी, सही है, 2 कान होंगे, चलता होगा, बोलता होगा, भागता होगा, दौड़ता होगा, खाता होगा, पीता होगा, हाथ होंगे 2। यही होगा ना? इसके अलावा कुछ आएगा? हाँ यही आएगा। दिस इज़ व्हाट, जो बेस स्ट्रक्चर है उस चीज़ का, दैट इज़ एक्चुअली अ ब्लूप्रिंट फॉर दैट थिंग। यानी अगर इस बिल्डिंग की हम बात करें, तो इस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट जो है, वो इसका जो नक्शा बनाया गया है, सही है, तो उसके अंदर लिखा होगा कि इतना बड़ा पिलर होना है, ये होगा, ये इधर होगा, ये उधर होगा। दैट इज़ व्हाट, ब्लूप्रिंट। और उसको हम इस डेवलपमेंट की लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं क्लास। सही है, आसान चीज़। ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ये मजे की बात बताऊं, ये जितनी चीज़ें हैं ना, मैं 26 की 26 लैंग्वेजेस में बना सकता हूँ और इम्प्लीमेंट करता हूँ। जब आज है ना, इतने मज़े की चीज़ है ये, और इतना आसान हो जाती है डेवलपमेंट, बंदा हंसने लग जाता है, यार ये डेवलपमेंट थी, हम तो बड़ी मुश्किल समझ रहे थे। क्या है ऑब्जेक्ट? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? एंटिटी। एंटिटी मतलब किस लिहाज से? मतलब अगर डेटाबेस में देखें तो एक रो। दैट इज अ डेटा रो। उसको हम डेटा रो कहते हैं, उसको हम एंटिटी नहीं, हम उसको कहते हैं। सही है, दैट इज अ डेटा रो। वो ऑब्जेक्ट नहीं, दैट इज एन एक्चुअली एन इंस्टेंस। अब इंस्टेंस क्या होता है उसके ऊपर भी आता हूँ। आम तौर पे पढ़ेंगे ना, तो लिखा होता है ऑब्जेक्ट इज दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो पढ़ो, खोल के कोई भी डेफिनेशन देख लो, वहाँ ये वर्ड बड़े आराम से यूज़ किया है, इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सही है।
बेसिकली ये तो पता हो गया ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर बंदे को समझ आएगी वो स्टेटमेंट क्या कह रही है। क्या होता है ऑब्जेक्ट? एट्रीब्यूट्स, एक इंसान में जितने भी एट्रीब्यूट्स। नहीं, वो तो क्लास का पार्ट बनता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट हम ये कहते हैं कि जो क्लास को देख के आप एक स्ट्रक्चर सा क्रिएट करते हो। जैसे अगर आप प्रिंटिंग की बात करो तो प्रिंटिंग में क्या होता है, अगर कोई शादी का कार्ड आप बनवाने जा रहे हो तो वो क्या कहता है, आपको कंप्यूटर पे बिठाते हैं, आपको आपके साथ बंदा बैठे तो कहता है सर आपने किस तरह का डिज़ाइन आपको चाहिए, सही है। तो आप कहते हैं अच्छा ये मुझे नाम ये लिखा होना चाहिए, इधर RSVP होना चाहिए, इधर वेन्यू हमारा इधर है, ऐसे फूल फूल पत्ती होने चाहिए, इधर फूल लगा दे, इधर लगा दे, इधर। जब वो ना एक स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा था कंप्यूटर पे, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली अ क्लास, सही है। वो एक उसने स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया, आप उसको फाइनल कर देते हैं हाँ यार यही मुझे चाहिए, सही है। उसके बाद वो आपको क्या कहता है, सर इसकी डाई बनेगी। या अगर आपने अपना आप विजिटिंग कार्ड भी बनवा रहे हो उसको ये ज़रूर कहता है सर इसकी डाई बनेगी। वो डाई क्या होती है बेसिकली, वो जो आपने डिज़ाइन सा दिया होता है ना, सही है, उसका एक स्ट्रक्चर बना के वो रख लेते हैं उसको। जैसे वो नहीं होता मोर लगाने वाली, वो क्या होती है, वो बेसिकली मोर का स्ट्रक्चर होता है, उसे यूँ करके मोर इंक के ऊपर लगाना होता है और वो पेपर के ऊपर, प्लेन पेपर के ऊपर छापा लगा देना होता है, सही है। दैट इज़ अ डाई। ये हेल्प आउट करती है आपको असल कार्ड बनाने में, सही है। वो खुद कार्ड नहीं है, इट इज़ नॉट अ कार्ड इटसेल्फ, मगर वो सिर्फ क्या कर रही है, आपको हेल्प आउट कर रही है एक कार्ड बनाने में, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, सही है। एक बोल्ड एग्जांपल भी दूंगा। क्या एक बच्चा होता है, बच्चा जब पैदा नहीं होता, सही है, सबसे पहले क्या होता है उसका, हम कहते हैं जी एक बच्चा पैदा होगा। वो किस बेस पे होता है, क्लास की बेस पे, क्लास ही होती है ना। माँ के पेट में होता है बच्चा, सही है, उस वक्त फिजिकली बच्चा नहीं है, तो फिजिकली होता है, नहीं होता। सारे सोच रहे होते हैं नाम ये रखना है, इसके बाद ये माँ पे जाएगा, बाप पे जाएगा, ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रही है, अभी ऑब्जेक्ट बन रहा है, सही है। जब बच्चा फिजिकली पैदा हो जाता है फिर हम उसको नाम देते हैं, इसका नाम ये है, सही है। फिर हमें पता लगता है उसके बालों का रंग क्या है, उसकी आंखों का रंग क्या है, सही है, उम्र उसकी कितनी हो है, ये सारा कुछ उसके बाद आता है ना। दैट जब फिजिकल चीज़ आ जाती है ना, दैट इज़ एन इंस्टेंस। आप अगर गाड़ियों के बारे में बात करो तो गाड़ी का जो स्ट्रक्चर बनाया होता है, दरवाजे इधर लगेंगे, छत इधर होगी, छत खुल सकती है नहीं खुल सकती, दरवाजे साइड पे खुलेंगे ऊपर खुलेंगे, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ क्लास। फिर उसको बनाने के लिए पूरी की पूरी फैक्ट्री लगती है, ऐसे ही होता है। फैक्ट्री में क्या हो रहा होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर बनाए जा रहे होते हैं। जब स्ट्रक्चर बन जाता है दैट इज़ व्हाट, एन ऑब्जेक्ट। जब वो स्ट्रक्चर बन के गाड़ी बाहर निकलती है, सही है, दैट एन इंस्टेंस ऑफ दैट कार। जो आपको जितनी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं दैट इज इंस्टेंस ऑफ टोयोटा, इधर होंडा, इधर जो भी है। जो अभी तक आपने कहा है, according to that, but I could perceive class and object, they are abstract things, and instance is somehow the concrete one. फिजिकल एग्जैक्टली, सही है। Because class आप कहते Class हैं सिर्फ structure है। categorization है, एक हाँ। कैटेगरी है, उस कैटेगरी में जो चीजें फॉलो करती है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन Object उनकी जो है। डिपिक्शन है, जो उनकी कंक्रीट फॉर्म है, उसको इंस्टेंस कहा जाता है, सही है। दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट इज अ क्लास, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज एन इंस्टेंस। इसलिए कहा जाता है इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि भाई एक सॉलिड चीज़ है, किस चीज़ की, उस चीज़ की, सही। ये हो गया, इसमें कोई सवाल? सर फिर जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उस चीज के वो इंस्टेंस में आते हैं। एग्जैक्टली जब हमने वहाँ बताया जी नाम होगा, इसके बाल होंगे, इसका आंखें होंगी, इसकी आंखों का रंग होगा,
सही है, इसके होंठ होंगे, होंठों का रंग होगा, ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल एट्रीब्यूट्स। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना एट्रीब्यूट्स, किधर गए ये, दीज आर ऑल एट्रीब्यूट्स, कोई सॉलिड वैल्यू, सही है, जिसको मैं एक वैल्यू में डिफाइन कर सकूं, दैट इज एन एट्रीब्यूट। जब हम वेरिएबल्स को क्लास के अंदर डालते हैं ना, दे बिकम एन एट्रीब्यूट, यानी बेसिकली हैं, होते वो वेरिएबल्स ही हैं, मगर क्लास के अंदर जाके उसका नाम बदल जाता है, रिफाइनमेंट हो जाती है नाम। दोज आर ऑल नोन एज एट्रीब्यूट्स, जिनको हम सिंगल वैल्यू से बता सकते हैं कि इसकी ये वैल्यू है, सही है। मगर क्या वो भागता है, वो खाता है, वो पीता है, मैं एक वैल्यू में बता सकता हूँ? नहीं बता सकता। तो इसका मतलब है सिर्फ एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं क्लास में, क्लास में और भी चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं? एक काम को करने का पूरा तरीका होता है कि भाई वो भागता किस तरह से है, पहले एक कदम उठाता है, दूसरे कदम के ऊपर वेट जाता है, आगे मूव करता है, एड़ी रखता है, अगर भाग रहा है तो पंजा रखता है, सही है। दिस इज अ मेथड। मेथड या फंक्शन किसी भी क्लास में जाके मेथड ही कहलाते हैं। अब मेथड में और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? सवाल तो ये है कि भाई मेथड भी है तो फंक्शन भी है। मेथड में और फंक्शन में सिर्फ एक डिफरेंस है, दैट इज़ अ रिटर्न टाइप। जैसे मैंने वहाँ लिखा था ना रिटर्न, अगर मेथड वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसको हम टेक्निकल टर्म में फंक्शन कहते हैं, सही है। अगर कोई भी कहता है ना ये फंक्शन बना दो तो उसका ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाता है यार ये वैल्यू रिटर्न चाहिए मुझे। आमतौर पे आप जब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो ना, सीनियर डेवलपर आपको कहते हैं यार इसका फंक्शन बना दें, इसको मेथड में रहने दें, मेथड में बहुत है। अब उसका क्या मतलब है? वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। जब मेथड है वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करेगा, सही है। ये दो चीज़ें हैं, ये याद रखनी है। मगर जब हम क्लास में बात कर रहे हैं तो क्लास के अंदर जितने भी मेथड हैं, जितने भी फंक्शन हैं, उनको एक स्टैंडर्ड नाम दिया हुआ है, दैट इज़ अ मेथड, सही है। कि कोई वो बता रहा है कि काम किस तरह से किया जा रहा है, सही है, अंडरस्टूड। अच्छा, ये हो गया हमारा, इसको आगे करते जाते हैं ना, हमें याद रहे ताकि, हाँ ये भी हमारा हो गया। हाँ एग्जाम्पल हम अगर आगे देखेंगे, फिर एग्जाम्पल की अभी टेंशन नहीं लेनी, अभी थ्योरी समझ लो। सर ये मेथड अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो फिर आउटपुट में फर्क कैसे आता है उसमें? क्या मतलब? मतलब जाहिर बात है उनको कोड कर रहे हैं, उसको रन करेंगे ना बाद में, तुम कह रहा है बेसिकली मेथड ये होता है कि वो खुद रिजल्ट अपने अंदर ही कर लेता है कैलकुलेट। जैसे अगर मैंने फ़र्ज़ करो तुम गए दुकान के पास, सही है, दुकान पे गए और वहाँ जाके तुमने दूध लिया, सही है। दूध था 100 रुपये का, तुम्हारी जेब में 100 रुपये थे, तुम्हें 100 रुपये दिए, दूध ले लिया। इतना ही फंक्शन था ना, यही था ना, और तो कुछ नहीं था। घर आके बस दूध इस्तेमाल कर लोगे, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ मेथड। हाँ मैं जाता हूँ, मेरे पास 150 रुपये है, सही है, 110 रुपये का दूध था, मैंने क्या किया 150 रुपया दिया, उसने मुझे रिटर्न किए पैसे, सही है, पैसे रिटर्न किए, कितने? 40 रुपये वापस कर दिए। अब मैं दूध और पैसे दोनों लेकर आऊँगा। अब फर्स्ट सिनेरियो में क्या है, मैंने दूध लेना था, दूध मैंने ले लिया, सही है, पैसे दिए दूध ले लिया, इतना ही था ना काम, और तो कुछ नहीं था। दूसरे में क्या था, मेरे पास पैसे ज़्यादा थे, उसने एक और काम किया, उसने मुझे एक्सचेंज भी रिटर्न किया, सही है। एक मेथड जो होता है ना वो अपनी फंक्शनैलिटी करके ख़त्म हो जाता है, जो फंक्शन होता है वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, कोई वैल्यू रिटर्न करता है जो आगे इस्तेमाल की जा रही होती है, सही है।
जैसे अभी ऊपर हमने एक्स की देखी, हमने कहा जी एक्स एक जगह रिटर्न कर रहा था, दूसरी जगह नहीं कर रहा था। जब नहीं कर रहा था तो उधर ही उसका स्कोप ख़त्म हो गया, उधर ही काम उसने किया, खली वली ख़त्म। सही है। जब मुझे रिटर्न वैल्यू चाहिए थी कि नहीं यार एक्स की अब ये वैल्यू होनी चाहिए, तो वहाँ से मैंने वैल्यू रिटर्न की, नीचे आके देखा तो ओवरराइड कर गया हुआ था वगैरह। ऐसे ही था ना। ये दोनों में डिफरेंस है। एक होता है जो कहते हैं कि जी हमें एक ये टास्क परफॉर्म करो, ये टास्क परफॉर्म किया तुम्हारी छुट्टी, घर चले जाना। एक होता है वो कहता है यार ये टास्क परफॉर्म करो, जब ये कर लोगे मुझे बताना, मैंने तुम्हें एक और काम देना। दोनों में है डिफरेंस कि नहीं है ना। तो यही है मेथड का और फंक्शन का, यही डिफरेंस है कि एक हम इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके उधर ख़त्म हो जाता है, एक हम इस्तेमाल करते हैं जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है और मुझे कोई आउटपुट देता है। वो आउटपुट आगे मैंने कहीं इस्तेमाल करनी होती है जिसकी वजह से मैं वहाँ से आउटपुट लेता हूँ। सही। अगर मैंने 1+2 किया 3 आंसर आ गया, बस ख़त्म हो गया। मैं 1+2+3 करता हूँ, तो इस केस में क्या चाहिए, 1+2 करो, रिटर्न करो, 3 आंसर रिटर्न करो, उसको फिर प्लस करो 3 के साथ और फिर रिटर्न करो, फिर मैं कोई और वैल्यू डालता हूँ फिर वो रिटर्न करेगा। दोनों में डिफरेंस है ना। एक फर्दर एक्स मुझे हेल्प आउट कर रहा है परफॉर्म करने में काम टास्क, एक मुझे सिर्फ एक टास्क करके दे देता है, बस खत्म। दोनों में फ़र्क है कि नहीं है। अच्छा फिर क्या है हमारा, अच्छा ये हो गए। हाँ इन्यूमरेशन में हम बाद में, सही है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम आते हैं पहले पिलर्स के ऊपर जो मेन हमारा है काम। पिलर इनहेरिटेंस क्या होती है, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, इसका क्या मतलब हुआ, जो खसूसियात पेरेंट में हैं वो खसूसियात बच्चे में भी जाएंगी। सही है। 100% नहीं हो सकती मगर काफ़ी जाएंगी, ऐसे ही। सही है। ये यहाँ भी होता है, ये हम इस तरह यहाँ भी करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इधर रीयूजेबल हो जाता है कोड। सही है कि अगर मैं कहता हूँ जी एक पर्सन है, सही है, अब एक पर्सन जो है वो एक यूनिवर्सिटी में, अब यूनिवर्सिटी में उसके अपने रोल्स होंगे, या तो वो हो सकता है एडमिन में, या तो वो हो सकता है इंस्ट्रक्टर्स में। सही है। अच्छा इंस्ट्रक्टर में होगा तो फिर आगे 2 और हो सकते हैं, या तो वो परमानेंट फैकल्टी होगा या तो विजिटिंग फैकल्टी होगा। सही है। फिर इसके अलावा और कौन सा होता है, स्टूडेंट भी तो है, वो भी तो पर्सन ही है। सही है। तब अगर मैंने नाम डिफाइन करना है, नेम या एज, सही है, तो वो तो सब में चाहिए ना मुझे। वह स्टूडेंट के लिए भी मुझे चाहिए एज, मुझे एम्प्लॉय के लिए भी एज चाहिए। सही है, बेशक वो विजिटिंग फैकल्टी हो या परमानेंट फैकल्टी हो, मुझे एडमिन स्टाफ की भी एज चाहिए। ऐसे ही है ना। तो ये क्या है, इसको मैं इंस्टेड के हर एक में जाके डिफाइन करूँ, मैं कहता हूँ एक पेरेंट में डिफाइन कर लेते हैं। तो वहाँ जब मैंने उस उधर डिफाइन किया, जितना भी इसको चाइल्ड होगा उन सारों के अंदर नेम आएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इनहेरिट कर रहा है। नहीं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है यार, तुम लोग तो ऐसे खामोश बैठे हो जैसे पता नहीं मैं दुनिया की बाहर की काम बात पूछ। पॉली मीन्स मैनी, इतना तो पता, तो यही बताते हैं। हाँ What is that from morpheme? Multiple meanings? हाँ एग्जैक्टली, मल्टीपल मीनिंग ही है, मगर यहाँ ये किस तरह का होगा, हाउ कम
डेवलपमेंट में पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह लाए करेगा। क्योंकि इनकी अपनी भी कैटेगरीज होती है ना हाँ वर्ड्स की, यानी कि ये वर्ड एज अ नाउन आ रहा है या एडजेक्टिव। नहीं, ये यहाँ एज अ डेवलपमेंट ये कैसे काम करेगा, उसको भी तो कोड किया जाएगा ना। मैं बताता हूँ यार। इनहेरिटेंस होती है, सही है, काफ़ी ऐसी खसूसियात होती हैं जो आपकी एज इट इज़ होती हैं, जो पेरेंट्स की होती हैं, सही है। काफ़ी दफ़ा ऐसे भी होता है कि कहा जाता है यार इसकी खसूसियत ये जड़ी है ना, ये प्यो ते है, मगर कुछ चीज़ें ये ऐसी करता है जो खुद भी करता है, सही है। जैसे खारिश होती है, सही है, कुछ होते हैं बच्चे वो खारिश भी करने के लिए टिश्यू इस्तेमाल कर लेते हैं, सही है, मगर कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एक ही काम डिफरेंट तरीके से किया गया हो। अब इसका मतलब क्या है कि अगर पेरेंट चलता है, सही है, फादर चलता है, बच्चा भी चलता है, सेम ही खसूसियत है। अगर मैं बनाता हूँ कि रन वॉक टॉक, बच्चा सारा कुछ करता है, मगर बच्चा तोतला बोलता है। अब ये क्या है, ये टॉक की पेरेंट की जो खसूसियत थी उससे डिफरेंट होगी चाइल्ड में। दैट इज़ व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म, कि भाई करता वही चीज़ है, पेरेंट वाले काम करता है, मगर चाइल्ड में आगे ज़रा चेंज हो जाता है, सही है। और क्या हो सकता है, मैं फ़र्ज़ करो एक ऐप बना रहा हूँ ड्राइंग की, सारों को पता है ड्राइंग की ऐप, कभी तो बनाई होगी, वेले बैठे बनाई नहीं होते है ना। तो वहाँ होता है एक ड्रॉ, होता है ना ऊपर दिया होता है ड्रॉ, सही है। अच्छा ड्रॉ के अंदर आप जाओ तो उसके अंदर वो होता है, सर्कल भी बनाने का तरीका दे रहा होता है, उसमें रेक्टेंगल बनाने का भी दे रहा होता है, ट्राइंगल बनाने का भी होता है ना सारों में, और लाइन भी बनाने दी होती है। तो ड्रॉ इसके अंदर क्या करेगा भाई, हर चीज़ ड्रॉ ही होगी ना, जब मैं बना रहा हूँ तो वो ड्रॉ हो रही है, मगर सर्कल किसी और तरह से ड्रॉ हो रहा है, ट्रायंगल किसी और तरह से ड्रॉ हो रहा है, रेक्टेंगल किसी और तरह से ड्रॉ हो रहा है, और लाइन जो है वो किसी और तरह से ड्रॉ हो रही है। तो ये क्या है एक ही फंक्शनैलिटी ड्रॉ करना, मगर हर एक चीज़ के लिहाज से उसकी इम्प्लीमेंटेशन बदल जाती है, ऐसी है ना। दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। डिफरेंट स्टाइल्स को कहा जाता है सेम थिंग with styles. which is in the parent class, but on the child class the implementation changes. अभी बच्चा जब बोल रहा था, बाप भी तो बोल रहा था, मगर बच्चा तोतला बोलता है। अब है तो फंक्शनैलिटी सेम ही, मगर चाइल्ड में आगे वो चेंज होगी। अच्छा अब चेंजिंग 3 तरह की होती है, 2 तरह की। एक चेंज ऐसे हो सकती है कि वो बाप बोलता है, बच्चा बोलता ही नहीं है, खुदा ना खास्ता, सही है। तो ये क्या हुआ, कंप्लीटली ओवरराइड कर दी, सही है ना। उसकी वो फंक्शनैलिटी पूरी ख़त्म हो के एक नई फंक्शनैलिटी आ गई, थी वही, मगर उसको बिल्कुल ही ओवरराइड कर दिया उसने। दूसरा क्या तरीका होता है कि बोलता है मगर तोतला बोलता है, Partially. पार्शली। तो इसका मतलब बेस फंक्शनैलिटी है, मगर इधर आगे थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई। तो इन दोनों तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट होती है, सही हो गया। सेम थोड़ा सा ले लेकर, सेम मेथड बट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, सही। हिंट है ना थोड़ा सा। एनकैप्सुलेशन क्या होती है, अपने अंदर किसी की एनकैप्सुलेट कर देना, यानी एक चीज़ के ऊपर छुपा लेना,
कुछ छुपा लेना, सही है। कैसे? हर रोज़ चीज़ें इस्तेमाल करते हो जो एनकैप्सुलेट हुई होती हैं डेली बेसिस पे, मगर कभी सोचे नहीं। शुगर कैसे? बॉक्स में बंद होती है। वो एनकैप्सुलेट हो जाती है खोलो तो शुगर ही होती है। एनकैप्सुलेशन क्या होता है हमारी इस लैंग्वेज में, क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट में क्या जाता है कि आप कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा लें और आसान चीज़ दे दें। जैसे अगर मैं यहाँ ए प्रेस करूँगा तो मेरी बुला जाने के पीछे उसने क्या किया, मेरे लिए क्या है कि ए लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी उसने छुपा ली और मुझे सिर्फ वो चीज़ दी जिससे मेरा मतलब है। टीवी क्या है, यही काम करता है। मैं टीवी ऑन बटन प्रेस करूं तो ऑन हो जाए, सही है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मैंने ऑन का बटन प्रेस किया, पीछे जो मर्जी वो कहानी डाल रहा, मुझसे कोई गर्ज नहीं है। मुझे क्या ही चाहिए, मैं बटन ऑन करूं तो ऑन हो जाए। ये क्या किया, एनकैप्सुलेट कर दिया कॉम्प्लेक्सिटी को, मुश्किल चीज़ को स्मूथ कर दिया, आसान कर दिया, सही है। ईज ऑफ यूज। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? क्या एब्स्ट्रैक्ट यार किसी को चीज़ को लेना अपनी तरफ। एब्स्ट्रैक्ट और एनकैप्सुलेट बहुत मिलते जुलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ये होता है कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको आसान कर देना। एनकैप्सुलेट होता है ईज ऑफ यूज़। अब आसान करना और आसानी से इस्तेमाल करने में थोड़ा सा डिफरेंस है, सही है। ईज आउट इसको हम कहते हैं। यूजेज जो है वो एनकैप्सुलेशन है, हाँ, और ये बेसिकली वो सारा ये है, structure है जो कि इसको हाँ ये है कि इन्होंने क्या किया, एब्स्ट्रैक्शन किस तरह से किया। ये बोर्ड बना हुआ है, सही है। इन्होंने बोर्ड के अंदर क्या किया हुआ है, ये एम्बेड की हुई है, सही है। तो मेरे लिए बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मेरे लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मगर मुझे आसानी दे दी है। मैं ए दबा रहा हूँ, जे दबाया जे आ गया, ए दबाया ए आ गया, इसके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया। बेसिकली जो कि टेक्नोलॉजी का काम है, हाँ, कि एनकैप्सुलेशन। हम क्या करते हैं, एनकैप्सुलेशन ये होती है कि हमने आसान करके दूसरे को दे दी। एब्स्ट्रैक्ट ये होती है मैंने अपने लिए चीज़ तोड़ ली, अपने अंडरस्टैंडिंग। हम कहते हैं ना यार मुझे समझ नहीं आई, ज़रा समझा, तोड़ के खुल के बात कर, सही है। वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है बहुत, मुझे वैसे समझ नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिवाइड एंड कॉन्कर इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा ये वाली पार्ट अगर मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर गौर करूँ तो बेहतर है। जैसे ये आमतौर पे लोग कह रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो किस तरह से कहते हैं यार इस बंदे की तस्वीर बनानी है, वो देख रहे होते हैं ना, यूँ करके देख रहा होता है, पेन से देख रहा होता है, कभी यूँ करके देखता है, कभी यूँ। वो क्या कह रहा होता है, बेसिक वो जियोमेट्री निकाल रहा होता है उसकी, कि भाई इसकी शक्ल किस तरह की नज़र आ रही है। फिर वो क्या करता है, एक तरफ से स्टार्ट करता है, अच्छा आँख पकड़ता है, कहता है अच्छा आँख की इसकी ये स्टाइल है, सही है। फिर आँख के अंदर ये प्यूपल इस तरह का है, फिर दूसरी आँख बनाएगा, सही है। पूरा फेस का एक ओवर स्ट्रक्चर बनाएगा, सही है। ये क्या कह रहा है, वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स है ना चीज़, उसको तोड़ के आसान कर रहा है। आसान करता 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 एंड में वो क्या करेगा, अभी शक्ल बना देगा। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करती है, कॉम्प्लेक्सिटी को ईज ऑफ करती है, आसान करती है। अच्छा जब कॉम्प्लेक्सिटी आसान हो जाती है, सही है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये कॉम्प्लेक्सिटी उसे छुपा देता हूँ। मैंने जितनी कॉम्प्लेक्सिटी थी जो मेरे स्टेप्स थे मैंने सारे छुपा दिए। छुपाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा ये तस्वीर है,
सही है, वो क्या करेगा, वो जाके टांग देगा। दैट इज व्हाट एनकैप्सुलेशन, कि मैंने मुश्किल चीज़ हटा दी, उसको आसान चीज़ दे दी। अब ये किस तरह से चल रहा है, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। सही है, इसको मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये रिमोट ले लें आप, दिस इज व्हाट एनकैप्सुलेशन। ये कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने एक रिमोट के थ्रू आपको एनकैप्सुलेशन दे दी। सही है, अब अगर मैंने इसको समझना हो ये क्या है, तो फिर मैं किस तरह से समझूंगा, मैं पहले इसको खोलूंगा, फिर पूरे का पूरा बोर्ड उठाऊंगा, उसका एक पार्ट देखूंगा अच्छा यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, अच्छा ये रजिस्टर है कितना, मैं चेक करके देखूंगा भाई रजिस्टर कितने का है। सही है, फिर मैं क्या करूँगा, अच्छा ये लाइट अगर ये मैं दबाता हूँ ऑन का प्लग, तो ये अच्छा इधर से करंट इधर जाता है, अच्छा इधर से करंट फिर किधर जा रहा है, अच्छा इधर जा रहा है, इधर रजिस्टर लगा हुआ है, अच्छा इसमें ये रजिस्टर कितने का है, ये क्या है, वो जो एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, मैंने एब्स्ट्रैक्ट करता जा रहा हूँ ना कॉम्प्लेक्सिटी को, अपने लिए आसान करता जा रहा हूँ। तो ये इन दोनों में ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, समझ आ गई दोनों में? नहीं है तो पूछ लो, बिल्कुल ऐसे ना होता है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं? आंटी कह रही है मान लेते हैं, कहती हैं हम ड्रामा नहीं कर रहे। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स, फिर खामोशी। Constructors. मैं ऐसे लग रहा है हॉरर मूवी सुना रहा हूँ, सारे खामोश होके बैठे हैं। Building up something के लिए होता है construction. हाँ, ऐसा मेथड And collapsing के लिए. ऐसा मेथड जो इंस्टेंस बनाने के काम आता है, समझ आई? वाह वाह, सही है, जो इंस्टेंस बनाने के काम आता है, दैट इज अ कंस्ट्रक्टर। अच्छा, जब कंस्ट्रक्टर बन जाता है, जब भी आपने एक क्लास बनाई, तो देयर इज अ लाइफ स्पैन और एवरीथिंग। सही है, हर चीज़ का एक लाइफ स्पैन होता है। अगर आप ना लाइफ स्पैन करें, तो जैसे ट्रैफिक बढ़ रही है ऐसी बढ़ती जाती है। सही है, तो ये तो भी रोड बढ़ा दो, रोड बढ़ा दो, हाँ, मगर अगर आप वहाँ देखें कि हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सही है, हमारे पास रैम होगी 32 GB, 64 GB हो जाएगी, लिमिट लगेगी ना। अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता जाऊँ 500 बंदा इस्तेमाल कर रहा है या 50,000 बंदा इस्तेमाल कर रहा है, अब ATM में अगर मैं जाऊँ तो कितने बंदे एट ए टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, किसको पता? नहीं पता ना किसी को भी। मैं ऑब्जेक्ट बनाई जा रहा हूँ, तो एक लिमिट आएगी, वो कह देगा भाई खुदा दा खौफ कर, इसमें मेरे में भी लिमिट नहीं है। हाँ, हम कहते हैं मेमोरी आउट हो गई है, हैंग हो गया है। वो क्या होता है, मेमोरी का जितनी ज़्यादा लिमिट उसके ऊपर लोड डलता रहेगा, वो आके एक जगह स्लो होती जाएगी। क्यों? आगे और काम करने की उसके अंदर शक्ति ही नहीं है। सही है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार ऑब्जेक्ट बना, कैसे बनेगा? कंस्ट्रक्टर से। मगर जब आपने उससे काम कर लिया, फिर आप क्या करें? उसको डिस्ट्रॉय। ये सारा जो हम काम कर रहे हैं, नेचुरल चीज़ों से देख के उन्होंने वर्किंग डाली है। सही है, इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा गया। मैंने कहा हर चीज़ जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो बनता है, चलता है और मर जाता है, फना हो जाता है। सही है, यहाँ भी ऐसी है। पहले कंस्ट्रक्टर से आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यूज़ डाली, उसके मेथड इस्तेमाल किए, जब उसका काम ख़त्म हो गया फिर आप उसको डिस्ट्रॉय कर। तो ये डिफाइन कैसे होता है कि इसका काम आप खत्म हो गया? टाइम स्पेन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? टाइम स्पैन ऐसे नहीं होता, वो होता ये है कि मैं अब उसको यूज़ करना बंद हो जाता हूँ। कि हम आम तौर पे जितनी भी दीज आर ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस, जब ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है ना, ये देखते हैं कि जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको एक्सेस कर रहे हैं, उसने देखा 10 मिनट हो गए आपने नहीं इस्तेमाल किया, वो उसको रेफरेंस से हटा देगा।
रेफरेंस हटाने का मतलब है कि उसकी तरफ पॉइंटर ख़त्म हो जाना, सही है। जब उसकी तरफ पॉइंटर ख़त्म हो गया तो उसको ये पता लग जाएगा कि यार यहाँ कुछ नहीं पड़ा हुआ, यहाँ गार्बेज है, इसके ऊपर कुछ भी राइट कर, सही। वैसे इसमें आप ये नहीं है कि वो खुद ही करता रहेगा, आप खुद भी चला सकते हैं। देयर इज एन ऑप्शन, आप खुद रन कर लें, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट डिस्ट्रक्शन। वो क्यों काम आती है? वो इसलिए काम आती है कि आप फर्ज करो आप एटीएम गए, सही है, आपने अपना पिन डाला, पिन डालने के बाद आपने वेट किया, उसने कनेक्ट किया, करने की कोशिश की, एंड में उसने कहा नहीं जी सॉरी आपका लिंक डाउन है। अब अगर डिस्ट्रॉय ना मैं करूं तो मेरा ऑब्जेक्ट कॉन्टीन्यूसली बना रहेगा, सही है, जब तक 10 मिनट या 20 मिनट नहीं गुजरते। इस सिनेरियो में क्या होता है? इस सिनेरियो में ये होता है कि वो अब जब आपने एटीएम बाहर निकाला ना, उसने आपका उसी टाइम पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने कहा जी बंदा चला गया है, आई डोंट रिक्वायर दी ऑब्जेक्ट नाउ, सही है, उसने आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, इंस्टेंस आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर आप एटीएम डालेंगे, वो फिर नया इंस्टेंस बनाएगा, सही है। अब बड़े मज़े की बात बताऊँ, तुम लोगों का तो पता नहीं, मेरे साथ बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ। मैं होता था कराची, वहाँ क्या होता था, मैं एक एटीएम गया, वहाँ से मैंने पैसे निकाले, सही है, वहाँ से 1000 रुपया निकाला, दूसरे एटीएम गया, वहाँ अभी मेरा बैलेंस उतना ही होता था। मैं यार बड़े मज़े की, उधर से भी 1000 रुपया निकाला, सही है। अच्छा अब देखा एट द एंड ऑफ द डे ना, वो ट्रांजैक्शन उस टाइम पे चलाते थे, और एंड ऑफ डे मुझे पता लगता था कि अच्छा मेरे पास 10,000 तो अब 8,000 आएंगे। उसमें मसला क्या होता था, कुछ लोग गए पाकिस्तानी, क्या करें, हाँ गए, उन्होंने एक बैंक से 10,000 निकाले, दूसरे बैंक से 10,000 निकाले, 20,000 निकालिए, अकाउंट में 10,000 पड़े थे। तो बाद में मसला क्या आता था, वो ट्रांजेक्शन जब होती थी पता लगता था कि 10,000 ज़्यादा निकल गए। ये स्टार्ट में हुआ था बड़ा बड़ा, बिल्कुल जब नए नए एटीएम आए थे ना, तभी मसले बड़े पड़ते थे। नए नए एटीएम आए थे, उसके बाद नया नया वन लिंक लगा था, सही है, एमनेट चलता था उस टाइम। ये बड़े मजे के ऐसे ऐसे बड़े होते थे शुगर। अब तुम लोग यार हम भी उस वक्त होते सही है। अब समझ आ गई कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है। चलो इधर रोक दें, हजम हो जाएगा। हाँ इससे आगे स्टार्ट करेंगे। फिर अगर हम डेटाबेस में ये सब कुछ देखें तो वो डेटाबेस होता है दैट एक्ट्स एज एन एंटिटीज, वो एंटिटीज के ऊपर काम करता है। वो मतलब वो पूरी रो डिलीट हो जाती है। हाँ वो क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो उसका सिनेरियो अलग है, वो वर्किंग उसकी अलग होती है। डेटाबेस के लिहाज से अगर आप बात करो ना, वो होता है उसमें अपने ऑपरेशन है, इट हैज़ 4 ऑपरेशन, सही है। एक है उसमें क्रिएशन का, एक डिलीशन का, एक अपडेशन का, और एक रीड का, सिलेक्शन का, सही है। जितनी भी डेटाबेसेस है ना, वो एट द सेम टाइम अगर एक आपका इंस्टेंस बना हो तो उसमें एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। यानी अगर सेलेक्ट चल रहा है तो वो अपडेट नहीं करने देगा, ना डिलीट करने देगा, ना इंसर्ट करने देगा, सही है। इंसर्ट चल रहा है तो बाकी 3 ऑपरेशन नहीं होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा आप डिसकनेक्टेड मोड में रहें। वो क्यों कहा जाता है डिसकनेक्टेड मोड में? क्योंकि आप एक ट्रांजैक्शन करें, सही है, उसके बाद वो डेटा उठाता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन, अभी भी आप एटीएम जाओगे ना, वो एक दफ़ा आपके सर्वर को हिट करता है, जस्ट वन टाइम। कब करता है? जब उसने देखना होता है कि भाई आप बंदे वही हैं जो आप जिसका कार्ड है, जब पिन डालते हो उस टाइम पे वो हिट करता है आपके सर्वर को और चेक करता है कि भाई क्या ये पिन और ये कार्ड सेम है बंदे का। उस वक्त उसको मिल जाता है, वो फिर क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन अपने पास ले आता है, सही है। फिर वो कब हिट करता है? वो तब फिर हिट करेगा, पहले वो अपने अंदर ही चलता रहेगा। आपने देखना है ये आप गए उसके ऊपर
पैसे निकालने के लिए वो आपको दिखा रहा है कि 1000, 10,000, 5,000, 7,000 जितने भी हैं, सही है। आपने कोई एक सिलेक्ट किया, फिर वो क्या करेगा, फिर हिट करेगा आपके सर्वर को, वहाँ देखेगा कि क्या इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में है, सही है, वो है, तो वो क्या करेगा, ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देगा। अब क्या करेगा, आपको पैसे निकाल के देगा, साथ ही उधर भेज देगा कि इतने पैसे डिडक्ट कर दो। इसीलिए कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ये होता है कि आपके पैसे नहीं निकलते, पैसे कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो कहता है कि इसके पैसे डिडक्ट उतने इतने कर लो, फिर वो निकालता है, सही है। दिस इज द रीजन। तो सर कि ऊप कैसे कनेक्ट, क्या कनेक्शन है डेटाबेस और ऊप का? डेटाबेस और ऊप का ये कनेक्शन है रीयूजेबिलिटी के लिहाज से। क्या कनेक्शन है अभी बताता हूँ। आप एक डेटा लेकर आ रही हैं, सही है, आप चल स्टूडेंट्स का डेटा लेकर आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स का डेटा किसी क्लास की बेस पे आएगा। क्या क्लास होगी भाई, उसके नाम होंगे, उसका रोल नंबर होगा, उसका फादर नेम होगा, उसका गार्डियन नेम होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना। दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज stored in database, but the structure of that data depends on the class। क्लास में क्या स्ट्रक्चर है, वो दोनों हमेशा मैप करेगी ऊपर नीचे। अगर इस तरफ इस एंड में आप कोई नई फील्ड डाल रहे हो, तो वहाँ डेटाबेस में भी आपको लाजमी डालनी है। अगर डेटाबेस में कोई नई फील्ड डालनी है, तो वो क्लास के एंड में लाजमी डालनी है। क्यों? क्योंकि जब आप डेटा डाल रहे हो उधर या उधर से निकाल रहे हो, तो वो लोड करेगा आपकी क्लास के अंदर, क्लास के इंस्टेंसेस बनाता जाएगा। जितने आपका डेटा होगा, हर एक डेटा का, हर एक रो का पूरा इंस्टेंस बनेगा, सही है। उसका मतलब है लिस्ट ऑफ क्लासेस, या उसको ऐसे भी कहते हैं लिस्ट ऑफ इंस्टेंसेस। हम करके देखेंगे अभी, सही है। वो सारा कुछ है इसके अंदर, नीचे हमने सारा कुछ किया हुआ है। कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो गया, हाँ। इसीलिए मैंने अभी रोक दिए, वरना पढ़ाने को मैं आगे भी पढ़ा सकता हूँ, मगर हजम तुमने करना। तो हजम ना हो तो फिर फायदा है ना भाई। क्या आ जाए तो फिर, मैंने क्या आ जाए तो फिर। चलो कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना मैं रिकॉर्डिंग में बंद कर दूँ। चलो हाँ, क्या असाइनमेंट से रिलेटेड है? दो हैं असाइनमेंट, हाँ, एक असाइनमेंट फंक्शन से रिलेटेड है और एक लिस्ट वगैरह से रिलेटेड। मैं दिखा भी देता हूँ, यहीं होगी। सर इनहेरिटेंस एक दफा और था। इनहेरिटेंस तो सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस क्या होती है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। पेरेंट चाइल्ड ये होता है कि भाई कुछ खसूसियात पेरेंट्स की ऐसी होती हैं जो बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, सही है। यहाँ भी ऐसे होते हैं, जो जितने उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, जितने उसके मेथड्स होंगे, वो सब ट्रांसफ़र होंगे उसके चाइल्ड के अंदर। सर चाइल्ड क्या होगा? चाइल्ड क्या होगा, जैसे फ़र्ज़ करो, चलो हम ऐसे बनाते हैं, ड्रा आया ना, हाँ ये आ गया। ड्राइंग देखते हैं ना, सही है। हम कहते हैं कि ये हमारी एक क्लास है पेरेंट, इधर गया, ये हमारी है पेरेंट क्लास, सही है। इसमें एक है नाम, एक है डेट ऑफ बर्थ, सही है, और क्या होता है? अच्छा मज़े की बात बताऊं, जब भी हम एज की बात करते हैं या कोई भी फील्ड ऐसी जो कैलकुलेटेड हो, मैं कभी भी वो डेटाबेस में नहीं डालता। क्यों? अगर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ